हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया है और अब हम बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेके कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें जिससे कि 100 दिन के अंदर ही हम अपनी पूरी तैयारी कर लें और एक बार ही एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना सिलेक्शन ले लें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस एग्ज़ाम के बारे में जानना कि वो एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। अगर आपको पैटर्न अच्छे से पता है, आपको उस एग्ज़ाम की बारीकियाँ पता है, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप कम मेहनत में सिलेक्शन ले जाओ। और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक-एक चीज़ मतलब बिल्कुल एक-एक चीज़, सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बताऊँगा, मैं आपको वैकेंसीज़ भी बताऊँगा कि पहले क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और इस बार वैकेंसीज़ कितनी है और आपको लगभग कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आप सिलेक्शन ले जाओ। एग्जाम पैटर्न तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा ही और मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ कि किस स्ट्रेटजी पे आपको चलना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बुक लिस्ट एवरीथिंग आई एम गोना कवर इन दिस वीडियो, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। अगर आप पहली बार एसएससी सीपीओ का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपको एंड तक सपोर्ट करेगी। तो इस वीडियो को सेव करके अपने पास रख लेना, बाद में भी जब भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोग कहते हैं कि 100 दिन में एसएससी सीपीओ एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे ये है अपने ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, 100 दिन एक बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे? एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन से। टीयर 1 का पैटर्न लगभग सेम है। तो जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सीपीओ के लिए बता रहा हूँ ये आप सीजीएल और सीएचएसएल में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर भी एसएससी सीपीओ को जो इसका राइटिंग वाला पार्ट है, जो आपका पेपर जो आप देने जाते हो वो क्लियर करना आसान होता है। इसमें और भी चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें फिजिकल, मेडिकल, ये चीज़ें भी ज़्यादा मैटर करती हैं जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं, जिसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं। तो अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो और थोड़ा सा पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी थोड़ी कर सकते हो, तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। इसके थ्रू बहुत सारी जॉब्स होती हैं, अलग अलग फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो पोस्ट होती है वो होती है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की। तो वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है उसके अंदर और रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी और बातें जिससे कि सारी की सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। देखो, आपके जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो है 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक। तो लगभग 100 दिन आपके पास हैं। 100 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है? 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, एक नंबर का एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो -0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो आपको इजी हार्ड शिफ्ट के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर दे के आना है अपना। अगर हार्ड होगा तो आपके बढ़ जाएंगे, ईजी होगा तो थोड़ी बहुत या तो आपके कम बढ़ेंगे या फिर थोड़े घट भी सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। काफ़ी लोगों की जनरल अवेयरनेस वीक होती है। ठीक है, और 100 दिन में जनरल अवेयरनेस पूरी कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। और जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं और जिनकी वेटेज काफ़ी कम है उन्हें हम यहाँ पे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं यही हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, 100 दिन के अंदर तैयारी बहुत आराम से इस एग्जाम की जा सकती है। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आंसर आपको याद होने नहीं होते, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर मार्क करना होता है। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांट्स है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश, चारों सेक्शन 50-50 नंबर के हैं। तो सबकी वेटेज क्या हो गई? लगभग इक्वल हो गई। तो हमें चारों सेक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर एसएससी सीपीओ की बात की जाए, इंग्लिश सेक्शन की वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होता है, टीयर 2 में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 के 200 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं और टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स मेरिट डिसाइड करेंगे। तो 400 में से देखा जाएगा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसको सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अभी से ही इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है, क्योंकि टीयर 1 के बाद आपके पास 4 महीने होते हैं आराम से। आपका 1 मार्च को पेपर है तो लगभग 5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने मिलेंगे टीयर 2 के लिए आपको तैयारी करने के लिए। और इंग्लिश सेक्शन 5 महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर टीयर 1 के लेवल की इंग्लिश आप अभी से करके जा रहे हो। ठीक है, तो टीयर 2 के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप टीयर 1 की अपनी अच्छे से तैयारी करो। तो हमने देखा ये 4 सेक्शंस हैं। अब एक एक करके मैं चारों सेक्शंस को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और जनरल अवेयरनेस में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि क्या चीज़ें कर जाओ आप
जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ और सिलेक्शन ले जाओ। क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 100 दिन में खाली जनरल अवेयरनेस भी कवर नहीं की जा सकती अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करने की सोचो, और उसके बाद भी टीसीएस कभी भी अजीब और गरीब क्वेश्चन डालते रहते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करके जाओ, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना दिखेगी जो आपने पढ़ रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं सीजीएल सीएचएसएल में सीपीओ में, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और 2019 का मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था पेपर्स का, सभी सब्जेक्ट्स का, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए और किस तरह से एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार कट ऑफ पे भी नजर डाल लो आप। ये 2017 की कट ऑफ है, जहाँ पे यूआर कैटेगरी में मेल की इतनी कट ऑफ गई थी, फीमेल की अलग कट ऑफ गई थी। 2016 की कट ऑफ भी दिख जाएगी आपको यहाँ पे, 2015 की भी, ठीक है, 2016 और 17 की थी। 2018 और 19 लेटेस्ट पेपर हुए थे, उनकी भी कट ऑफ डाल दी मैंने। होमवर्क अच्छे से किया आपको, एक चीज जिससे समझ आए। अगर हम बात करें 2018 की कट ऑफ की, तो यूआर कैटेगरी से मेल की कट ऑफ थी 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा कट ऑफ 2018 में गई थी, जबकि फीमेल की 137.60 थी, और यही कट ऑफ गिर के 2019 में काफी कम हो गई, मेल की 101 पे आ गई और फीमेल की 104 पे चली गई। तो अब हम क्या कट ऑफ को माने, किसी कट ऑफ को दिमाग में रखते हुए तैयारी करें, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। टीयर 1 200 नंबर का होता है, 200 नंबर में से कट ऑफ है, तो अगर आपके दिमाग में एक नंबर होगा कि हाँ लगभग मुझे इतना स्कोर करना है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाओगे, और आपको हर टाइम पता होगा कि कितनी तैयारी की आपको जरूरत है, और ठीक है, और कितना फोकस आपको करना चाहिए। देखो 2017 में वैकेंसी जितनी थी, 2018 में इतनी थी, 2019 में इतनी थी, और 2020 में इतनी थी। तो आप देखोगे यहाँ पे 2018 और 19 की कट ऑफ में गैप बहुत ज्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आधी थी लगभग, ठीक है। यहाँ पे 1578 वैकेंसी, यहाँ पे 2745 वैकेंसी है, तो लगभग डबल कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए। 2017 में जो 2018 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे लगभग 20,000 के आसपास थे, और 2019 में लगभग 45,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई कर गए थे। जबकि 2020 पे अगर हम आए तो यहाँ पे वैकेंसीज ऑल टाइम लो है, अब तक की सबसे लोएस्ट वैकेंसीज है, जिसमें दिल्ली पुलिस की अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करूंगा सिर्फ 91 वैकेंसीज है, और इतनी वैकेंसीज यहाँ पे ओवरऑल है 1564। तो मान के चलो टीयर 1 में लगभग 20-22 हज़ार लोग कैंडिडेट्स ही क्लियर करेंगे टीयर 1 एग्जाम को। तो यहाँ पे टीयर 1 को क्लियर करना एक बड़ी चुनौती रहेगा, और टीयर 1 को आप कट ऑफ के बाद क्लियर कर लेते हो तो आपके जॉब के चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ से मैं चाहता हूँ हमेशा कि 20 नंबर ज़्यादा लेके आओ जिससे कि आप सेफ रहो, लेकिन फिर भी कट ऑफ से थोड़ा सा भी ज़्यादा ले आते हो आपके चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि वैकेंसीज कितनी है, 1564, तो 20 से 22 हज़ार कैंडिडेट्स ही टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। तो कॉम्पिटिशन टीयर 1 में यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 2019, ठीक है। ये चीज समझ आई। तो कट ऑफ आप 2018 से कंपेयर करोगे, 19 से, 2018 से, तो मान के चलो अपने दिमाग में एक टारगेट रखो हमेशा कि 200 में से अगर मुझे सीपीओ एग्जाम को क्लियर करना है तो 140 के आसपास तो नंबर लेके मुझे आने पड़ेंगे। अगर आप इतना लेके आ रहे हो तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस अच्छे हैं। तो 2019 की 100 नंबर की कट ऑफ देख के ये मत मान लेना कि 100 नंबर ले आऊंगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में जाके। अभी से इस चीज को दिमाग में बिठा के चलो कि इतने तो लाने हैं आपको 200 में से, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ी इतनी कट ऑफ गई थी, सब शिफ्ट में ज़्यादातर 15-15 नंबर बढ़े थे 2018 में। तो 130-35 अगर मॉक टेस्ट में आप ला पा रहे हो तो ठीक है, एग्जाम तक आपके इतना पहुंच जाता है तो चांसेस है कि आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्लियर कर जाओगे टीयर 1 को। अच्छा, अटेंडेंस भी देख लो एक बार। 2018 में लगभग 8,20,000 लोग अपीयर हुए थे, 2019 में मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था वो इतने थे, 2019 में लगभग इतने थे। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 2.5 लाख के आसपास इसमें रहते हैं सीपीओ में। तो ये अपने दिमाग में एक फिगर आप बना के रखो हमेशा कि 2.5 लाख लोग अपीयर होंगे टीयर 1 में, जिसमें से 20 या 22 हज़ार लोग आपके सिलेक्ट होने वाले हैं इस बार, 20 से 25 हज़ार के बीच में, ठीक। तो लगभग 10% लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो तैयारी तो हमें करनी है, मतलब 90% लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा टीयर 1 में ही, तब जाके आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। अब एक एक करके हम बुक्स पे आ जाते हैं कि सारे सेक्शंस को तैयार कैसे करें। हमने ये चीज समझ ली कैसे कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शंस हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें से 50 में से 45 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप देखोगे हर दूसरा तीसरा बंदा जो भी पेपर दे रहा है वो 50 में से 45 नंबर रीजनिंग में ले आता है, 40-45 आराम से। और इसके लिए बहुत लिमिटेड एफर्ट्स आपको लगाने होते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुक भी फॉलो नहीं करनी होती। आप कोई भी एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की, डेट इज इनफ, उससे प्रैक्टिस करनी है। उससे प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो भी बता देता हूँ। बाकी आपको करना क्या होगा, किसी भी एक टीचर से पर्टिकुलर जिससे भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, उससे क्या करो, रीजनिंग का एक बार बेसिक कोर्स पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है, जिससे कि जितने भी शॉर्टकट्स हैं या जो भी तरीके हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके एक बार की में कवर हो जाए। टीचर्स का काम यही होता है कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी आपको एक बार की में कवर करा दें। वहाँ से एक बार आपने रीजनिंग का कोर्स कर लिया, प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है और यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और जो लेटेस्ट के एसएससी सीपीओ और सीजीएल के पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है। डेट्स ऑल, रीजनिंग में और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
और रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, बाकी पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ आई गो विद, देखो यहाँ पे आप देखोगे सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर्स, ऑड वन आउट, ठीक है, इन सब पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इन पे गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस ये चीज क्या मांगती है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगे और उतनी ही जल्दी एग्जाम में जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप सोच पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और एग्जाम में भी जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अगर एक बार की में आपको ना आए तो आपको छोड़ देने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो कम से कम। क्योंकि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ज्यादा टाइम लगा के सोल्व कर रहे हो तो हो सकता है आगे जाके एक सिंपल क्वेश्चन आप छोड़ दो। तो लिमिटेड टाइम में हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और उसके बाद एक काउंटिंग फिगर है, इसमें भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो काउंटिंग फिगर्स की जो भी ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फिगर्स होती हैं हम जिसमें हमें पता होता है कि इसके ट्रायंगल कल जल्दी से कैसे काउंट करने हैं, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जल्दी से कैसे काउंट करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये सब आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना है, सीरीज के क्वेश्चन आए तो ऑर्डर से रिलेटेड हो तो आप कम से कम टाइम में कर पाओ। तो रीजनिंग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जो परेशान करने वाले सब्जेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, अभी तो रिसेंटली इंग्लिश ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, जब से टीचर्स आया तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी डाउन कर दिया है, मैं ये कहूँगा। एक मिनट आते हैं उन सब्जेक्ट्स पे भी मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो आप। तो फिलहाल हमने यहाँ पे बात करी। अब मैथ्स की बात करूँ, देखो आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए। मैथ्स की राकेश यादव की एक अर्थमेटिक की बुक आती है, एक एडवांस्ड की बुक आती है, इन दोनों बुक को ले लो आप। ठीक है, इनसे सोल्व एग्जाम्पल्स है वो प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं कर रखी कुछ भी, ठीक है, अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो इसके बाद सोल्व एग्जाम्पल्स आप कर लो, आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। बाकी उससे पहले आप क्या करना, किसी पर्टिकुलर टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे अनअकैडमी पे मैंने अर्थमेटिक का पूरा कोर्स लगभग करा दिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अनअकैडमी प्लस पे मेरी वो सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। जो लाइव बैचेस भी आएंगी, लाइव क्लासेस भी आएंगी, वो तो अटेंड आप कर ही सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आपके पास थोड़ा लिमिटेड टाइम होगा। तो कुछ लाइव क्लासेस आपने अटेंड कर ली, कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपने अटेंड कर ली, बाकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वहाँ से अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा कर लिया। अब ज़्यादा आप टीचर्स के साथ नहीं चल सकते, आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशंस की हेल्प लो, कुछ चीज़ें जो लाइव चल रही हैं वो लाइव पढ़ लो, बाकी जो सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी जल्दी देखो, क्लास पीडीएफ्स देखो और उससे अपनी रिवीजन करते रहो। वरना किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसी तरह की चीज़ को फॉलो कर सकते हो क्वांट सेक्शन के लिए। और उसके बाद इन दोनों बुक से सोल्व एग्जाम्पल्स की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 10 बुक यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, आप 10,000 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि चारों के चारों सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और चारों सेक्शन की वेटेज बराबर है। ठीक है, तो मैथ्स सेक्शन के लिए आप इतना करोगे तो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, इन दोनों बुक से सोल्व एग्जाम्पल्स कर लेना। साथ ही साथ और क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी 2019 सीपीओ में भी ये चीज़ देखी गई और 2018 सीपीओ में भी ये चीज़ देखी गई कि सीपीओ में बहुत मुश्किल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, सीपीओ में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैलकुलेशंस आपकी पूछी जा रही हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी जो सीपीओ 2019 का लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें काफ़ी बार आपसे क्या पूछा गया था, से आपको कहा कि 28√3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, से ये वाला एंगल है आपके पास कितना, ये वाला एंगल है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, आपको कह देंगे कि ये वाली साइड है 28, आपको ये वाली साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन भी आ रखा है आपके सीपीओ एग्जाम में। तो ये वाली वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, अगर ये 28 है तो ये 28√3 हो जाएगी। अब आपको वैल्यू इसकी सोल्व करने के बाद डेसिमल पॉइंट तक आपको बतानी थी। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो आपको 28 में ये मल्टीप्लाई करना था और ऑप्शन से चेक करना था, और जो वैल्यूज थी वो सारी पास पास ही थी, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा रही हैं सीपीओ में। और हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है जो कि हम जनरली सीएचएसएल और सीजीएल में बहुत ही कम वेटेज हो गई है अब, लेकिन सीपीओ में ये देखा गया हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को भी थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, जो कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 2019 में सीपीओ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ पे एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक की बुक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। सोल्व एग्जाम्पल्स कर लेना। कैलकुलेशन के लिए अनअकैडमी पे मेरे 8 से 10 सेशंस आए हुए हैं। ठीक है, फ्री सेशंस हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी है। और वो कैलकुलेशंस करवाई है जो एग्जाम में यूज होती हैं, जो यूज नहीं होती वो नहीं बताई, जो यूज होती हैं वो बताई हैं, जिसका सबसे ज़्यादा आपको काम पड़ेगा एग्जाम में सोल्व करते टाइम।
और साथ के साथ मैंने कुछ और ट्रिक्स भी आपको साथ के साथ बता रखी है, ऑप्शन की हेल्प से कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें डीआई में कैसे यूज कर सकते हो उन चीज़ों को। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, फ्री वीडियोज हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे जाओगे और सारी की सारी वीडियोज वहाँ से देख सकते हो आप, उन कैलकुलेशन के उनके पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अच्छा, आपने इतना करा कि एक टीचर से पूरा पूरा कोर्स पढ़ लिया जल्दी से, ठीक है। अभी कोई नया बैच आप ज्वाइन करोगे तो उसमें 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट होना मुश्किल होता है, तो पूरा कोर्स कवर नहीं होगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोज की आप हेल्प ले लेना और पूरा का पूरा कोर्स अपना कवर कर लेना, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। अभी आप वीकली या 2 हफ्ते में एक मॉक दे लो स्टार्टिंग में। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर एग्जाम से, जब आपका एग्जाम जो सितंबर एंड में, सितंबर से आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। रोज का एक मॉक दे लो सितंबर से। अभी इतना ज्यादा मॉक पे जाने की जरूरत नहीं है अगर तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन ही टीसीएस बार बार पूछ रहा है। तो ये सारे मैंने नाम लिख दिए पेपर्स के। इन सब के सभी सेक्शंस आपको कवर करने हैं, खासतौर पे क्वांट सेक्शन, ठीक है। क्वांट सेक्शन बहुत अच्छे से इन सभी पेपर्स के प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। एग्जाम में जब क्वेश्चंस करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इंग्लिश सेक्शन की बात करें, इंग्लिश सेक्शन के लिए बस आपको 2 बुक लेनी है। केडी कैंपस की आती है एक, ठीक है, ग्रामर की बुक, वो वाली ले लेना। और साथ ही साथ एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लेना, ये प्रैक्टिस के लिए। इससे आपका काम चल जाएगा। वोकैबलरी पे अपनी कमांड बनाओ, रोज के 20 वोकैबलरी के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए, 20 इडियम्स एंड फ्रेसेस याद कर लिए, ठीक है, 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स, क्योंकि वोकैबलरी इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है वो बहुत ईजी पूछा जा रहा है आजकल टीसीएस के आने के बाद। तो वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करो, रोज का रूटीन बनाओ कि 20 मुझे 20 फ्रेजल वर्ब याद करने हैं, 20 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 इडियम्स एंड फ्रेसेस, 20 सिनोनिम्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंटोनिम्स अवॉइड करना, एंटोनिम्स कंफ्यूज ही करेंगे, वो अलग से करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता है तो आप अपने आप ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो एंटोनिम है सिनोनिम है, तो एंटोनिम्स मत पढ़ना। बाकी वोकैबलरी वाला पार्ट अपना कवर करते चलो। ये वाली केडी कैंपस की एक बुक ले लेना, इससे रूटीन बनाओ। 1.5 महीने में रोज 2-2 घंटे भी पढ़ोगे ना, 2 घंटे रोज पढ़ोगे तो 2 महीने में बहुत आराम से कवर की जा सकती है। और बाकी आप टीचर से पढ़ ही रहे हो अगर, तो टीचर्स तो सारी चीजें आपको कराएंगे, तो फिर तो आपको रोज का 1 घंटा भी दोगे से तो 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर बुक कवर हो जाएगी। वोकैबलरी में थोड़ा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे आप करते रहो, रोज का 20-20 वर्ड्स, तो ये भी डुएबल है। ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी 2 महीने के अंदर बड़े आराम से। उसके बाद जितना टाइम लगे यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट देते रहो, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, और इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वो कर लेना वहाँ से। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे होते रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको अलग अलग चीज़ें इंग्लिश में पता चलती रहेंगी। क्लियर? बाकी वर्ड पावर मेडी जी बुक है, उसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स के बारे में बता रखा है। तो आप वर्ड पावर मेडी जी के वीडियो लेक्चर्स आपको अगर मिलें यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे मिल जाएंगे आपको फ्री सेशंस की फॉर्म में, वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी वोकैबलरी आपकी इनहेंस होगी। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात करें, देखो अभी जो है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखो ये 3 सेक्शन है। जितने में ये 3 सेक्शन आप करोगे जो कि 150 नंबर के, इतने में ये कवर होगा, या फिर इतने में आप 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस कवर करोगे। अगर ये ऊपर के 103 सेक्शन आपने 150 नंबर के कवर कर लिए और बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, चांसेस हैं कि आप 130 नंबर तक स्कोर कर सकते हो 150 में से, इन तीनों सेक्शन में ही। 3 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और अगर आपका बैकग्राउंड भी ठीक है तो आप 140 तक भी पहुंच सकते हो इन तीनों सेक्शन में, इट इज पॉसिबल। लेकिन जनरल अवेयरनेस अगर 3 के 3 महीने आप जनरल अवेयरनेस में दे दोगे, तब भी जरूरी नहीं है 50 में से आप 30 नंबर भी स्कोर कर पाओ। तो इस चीज को ध्यान रखो। हमारा टारगेट क्या है? 150 नंबर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। इन 150 नंबर में से 130 नंबर लेके आने हैं। हमें कोशिश करनी है कि इन तीनों सेक्शन से ही मैं कट ऑफ को क्लियर कर जाऊं, और जनरल अवेयरनेस में जो भी एक्स्ट्रा नंबर मिले वो मेरे एक्स्ट्रा नंबर हैं, मतलब जो मुझे आगे लेके जाएंगे बाकी लोगों से। लेकिन सिलेक्शन जो कट ऑफ को क्लियर कराना है वो बाकी फर्स्ट 3 सेक्शन ने ही कराना है, तो उन पे फोकस मैक्सिमम रखना अपना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अभी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूंगा, किस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। और होता क्या है, जनरल अवेयरनेस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है आप पूरी की पूरी बहुत ज्यादा मेहनत कर जाओ और एक भी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से ना आए और आप बाकी सेक्शंस भी अपने इस चक्कर में बेकार कर दो, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को बहुत टाइम तो देना है, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम देना है। ऐसा नहीं करना कि कोई भी बुक उठाई पूरी की पूरी पढ़नी स्टार्ट कर दी। ये प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ पाओ। आपके पास अगर ये बुक ऑलरेडी है, आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चंस देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वरना रिसेंट के जो अभी सीपीओ सीजीएल हुआ
उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, वो एक बार ट्राई कर लेना, वहाँ से देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एसएससी में पूछे जा रहे हैं हर एक सेक्शन से। बाकी मैं अभी आपको जनरल अवेयरनेस को थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा कि सीपीओ 2019 के अंदर किस किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, सीजीएल सीएचएसएल में किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीसीएस जीके के, जिससे कि आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लूसेंट बुक आती है, ये वाली बुक आपके पास होगी, नहीं हो तो ये वाली ले लेना, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये, मिसलेनियस पार्ट करने में भी और स्टैटिक वाला पार्ट करने में भी। तो इससे से कुछ सेक्शंस आप कवर कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस। लेकिन फिर भी खुजे के एक ऐसा सेक्शन है, खुद से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, नींद भी आएगी और आपका आउटपुट बहुत कम निकलेगा। तो जीके के लिए मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि मेंटर्स की हेल्प जरूर लो। ठीक है, खुद कोशिश मत करो ज़्यादा इसमें घुसने की, मेंटर्स की हेल्प लो। वो आपको क्या कराएंगे, लिमिटेड चीज़ें कराएंगे जीके में, और चांसेस है कि उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जो लेटेस्ट पूछी जा रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करके आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करा देते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी है। अच्छा, ये CHSL का यहाँ पे हटा दूँ, अभी हम बेसिकली सीपीओ की बात कर रहे हैं। CHSL अगर आप दे रहे हो तो भी आप सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। और अगर हम बात करें CHSL या फिर सीपीओ 2019, तो जो आपको करंट अफेयर्स करने हैं, करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 4 से 5 क्वेश्चन तो CGL CHSL में पूछे जा रहे हैं, और सीपीओ में कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 8-9 क्वेश्चन थे, कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 14-15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के आउट ऑफ 50। तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई है। और करंट अफेयर में ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रहे हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें। लास्ट के 3-4 महीने, एग्जाम टाइम से 3-4 महीने पहले के करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब आपका एग्जाम है सितंबर में, राइट, सितंबर एंड में, तो आप ये मान के चलो अगस्त और उससे पहले वाला महीना जुलाई एंड अगस्त के करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन आपको इनमें से ही मिल जाएंगे, इन 2 महीने के करंट अफेयर्स से। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दिसंबर से लेके, मतलब इस साल के 1 दिसंबर से लेके अब तक के, जब आपका एग्जाम हो रहा है, आपका एग्जाम सितंबर में होगा, तो अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। क्लियर हो गई ये चीज़ सारी की सारी, आगे बढ़े। ठीक, अच्छा, अब मैं जीके की एक बार और चीज़ें बता देता हूँ, किन किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे कि एक ही प्लान के अंदर आपको सभी टीचर्स के कोर्सेज मिल जाएं, तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिले। ठीक है, तो इसमें क्लास PDF सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और एक आपका रूटीन बन जाता है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक रूटीन। एक सही रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जाम को बहुत कम टाइम में आप क्लियर कर सकते हो। होता क्या है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, स्टार्टिंग का 1 महीना ऐसे ही निकाल दिया, तो इससे आप बाकी लोगों से पीछे हो जाते हो। आपका रूटीन बना होना चाहिए, आपको हैबिट होनी चाहिए दिन में कम से कम 7-8 घंटे पढ़ने की, जिससे कि आप जब 4 महीने तक लगातार 7-8 घंटे पढ़ोगे, 3 महीने तक लगातार इतना पढ़ोगे, तो आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके होगे, और जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे वो हर एक एग्जाम में आपकी यूज होंगी। क्लियर है ये चीज़? एक बार जीके की वेटेज और देख लेते हैं SSC CPO एग्जाम में, कि जीके की वेटेज क्या रही थी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था। आप देखोगे, ये थोड़ा गलत आ गया शायद, आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सारे सेक्शंस दे रखे हैं, हर एक सेक्शन से लगभग कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे ऑन एन एवरेज, वो यहाँ पे थोड़ा मेंशन है, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। ये सभी शिफ्ट्स का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया था कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए 50 में से। तो आप देखोगे हिस्ट्री में पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, पहली शिफ्ट में ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन थे। तो ये वेरी करता रहता है। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ पे आइडिया लगा के उस हिसाब से अपने उस सेक्शन को ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी ये भी होता है कि जो सेक्शन जितना बड़ा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन छोटा होता है तो उससे कम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करें, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, तो उससे कम क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी है, लिमिटेड है, उससे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलिटी थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो पॉलिटी आप अच्छे से कवर कर सकते हो और इसमें गलती होने के भी चांसेस कम होते हैं। हिस्ट्री पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हिस्ट्री अपने आप में है भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी भी काफ़ी वास्ट है, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने बताया कि लास्ट के 2-3 महीने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले 6 महीने के कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें, और करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार ही क्वेश्चन आता है, एक ना एक हर एक सेट में क्वेश्चन आता है, और बहुत लिमिटेड होते हैं कि अपने 50-60 बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ ली और उससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमने लिमिटेड पढ़ा, उससे कवर हो गया। स्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस, तो आपने देख लिया कि किसी सेक्शन से कितने कितने लगभग पूछे गए थे पिछली बार। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वो भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन गेम्स से आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, ट्रॉफीज से आते हैं। चीफ मिनिस्टर कोई नया बना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, रिनेमिंग ऑफ कैपिटल से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, बीसीसीआई सेक्रेटरी और बीसीसीआई प्रेसिडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है। बाकी स्पोर्ट्स गेम्स ट्रॉफी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कवर करनी है आपको। बढ़े आगे। और करंट मैंने यही बताया आपको, करंट अफेयर्स में लास्ट के 2-3 महीने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड जीके की बात करें तो वर्ल्ड जीके पे भी क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाने लग गए हैं, तो आपको ये भी कवर करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट से रिलेटेड, पहले पूछा जा सकता है एसएससी एग्जाम्स में। डांस फॉर्म से रिलेटेड हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कवर करना है। ठीक है, और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ नया चेंज अगर आपको देखने को मिले नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कोई आसपास की कंट्री, जैसे श्रीलंका का अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आसपास की जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें कोई भी नया चेंज देखने को मिले, किसी ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी, कैपिटल का नाम चेंज कर दिया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज में। ठीक, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसमें पॉइट्स सेंट्स रिलीजन ट्राइब्स लैंग्वेजेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम पूछ लेते हैं, उनकी जो टाइमलाइन होती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा रूलर किस टाइमलाइन में आया, किस पीरियड में था, उससे पहले रूलर कौन था, उसके बाद कौन था। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन था, उसका लास्ट रूलर कौन था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई पर्टिकुलर मोन्यूमेंट है वो किसने बनाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये सारी चीज़ ज़्यादातर रटने वाली पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। लूसेंट के लास्ट में आप देखोगे हिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, मिसलेनियस वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक बार वहाँ से कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट बैटल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मीडियल में बात करें बैटल से तो बैटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो CGL 2019 टीयर 1 हुआ था उसमें एंशियंट हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बहुत टाइम से एंशियंट हिस्ट्री को इग्नोर करके चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली एंशियंट हिस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ज्योग्राफी की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आप कवर कर लेना एक बार। फिजिक्स की बात करें, फाउंडर्स डिस्कवरी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यूनिट्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मिसलेनियस की बात करें, फर्स्ट इन इंडिया अवार्ड्स टाइटल स्पोर्ट्स हिस्टोरिकल नेम्स बिगेस्ट स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, तो मिसलेनियस वाला पार्ट तो आप एक बार पूरा कवर कर ही लेना, एक बार याद कर ही लेना। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी देखो जीके में कुछ भी पूछ लेता है टीचर्स, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताई है मैक्सिमम पूछे जाते हैं इसमें से स्टैटिक में। मतलब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है अपना करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये बहुत अच्छे से कवर करके चलने हैं। बाकी जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिल पाए। बाकी यही था, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, और आप एक फ्लो में सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो और आरबी10 कोड यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, आपको एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। हाँ, तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ।
जल्द मिलेंगे नई वीडियो में और बहुत चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2020 का एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो कि 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर कराएंगे, एक रूटीन में सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस बैच में आप एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर सकते हो और डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। कुछ मेरी स्पेशल क्लासेस हैं जो आ रखी हैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियोज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं, तो वो सारी वीडियोज भी आप देख सकते हो। ये सारी फ्रीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। क्लियर? तो फिलहाल अभी तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।